ऑल ऑफ यू, आप सभी का एम के साहू क्लासेज में स्वागत है। आज हम लेक्चर 4 के अंतर्गत जो वन लाइनर चल रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड जो सार संग्रह है, तो इसमें हम सभी लोग इससे पहले 3 लेक्चर हुए हैं। जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड न देखे हों वो प्ले लिस्ट या इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जा करके देख लेंगे। आज हम सभी लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था जो इंडियन पॉलिटी है, इसके अंतर्गत जो चैप्टर है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय उद्देशिका संघ एवं राज्य क्षेत्र के विषय पर चर्चा करेंगे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें वन लाइनर है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो देखिए, वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। सबसे पहले विषय, यहाँ से क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है। जो सिविल प्रक्रिया संहिता है वो किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण हो गया, परिवार नियोजन हो गया, आपराधिक मामले हो गया। भारतीय संविधान की ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यदि केंद्र और राज्य दोनों में मतभेद हो जाता है तो केंद्र की जो पॉलिसी है वो लागू होगी। नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा पे जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगला पॉइंट है कि शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थापित किया गया। अब देखिए, 42वां संविधान संशोधन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया, तो 1976 में। या 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है, तो भूमि जो सुधार है वो राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है, यानी इस पे राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय, रेलवे पुलिस भी राज्य सूची का विषय है। और देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट कह रहा है कृषि भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है, तो कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। अगला पॉइंट है कि पंचायती राज किस सूची में शामिल किया गया है, पंचायती राज को भी राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड, तो जो थर्ड सूची है वो समवर्ती सूची में शामिल है। थर्ड सूची को समवर्ती सूची ही कहते हैं। पहली जो सूची होती है वो होती है राज्य सूची, पहली जो सूची होती है वो संघ सूची होती है। संघ मतलब केंद्र, संघ सूची। दूसरा राज्य सूची, और तीसरा होता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियों में डिवाइड है। तीनों सूचियों के बारे में हम सभी लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है। फर्स्ट सूची जो संघ सूची यूनियन लिस्ट है, उसके अंतर्गत प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार डाक व तार, निगम कर सेवा कर, युद्ध और शक्ति, सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क, ये सब जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और देखते हैं बीमा, प्रत्यार्पण, शेयर मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण व विदेशी व्यापार, ये सब जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। आगे है लॉटरी, आयकर, कृषि से जो भिन्न है, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी चीजें संघ सूची के अंतर्गत आती हैं। अब हम देखते हैं राज्य सूची के अंतर्गत जो है क्या क्या लिस्टेड है, यानी स्टेट लिस्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसमें लोक व्यवस्था, पुलिस, चाहे वो रेल की हो या ग्रामीण पुलिस है,
ये राज्य सूची का विषय है। कारागार राज्य सूची का विषय, भूमि राज्य सूची का विषय है, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है, प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची का विषय है, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। अगला कह रहा है, अगला पॉइंट है कि बाजार एवं मेले, ये भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सट्टा तथा जुआ राज्य सूची का विषय है। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क राज्य सूची का विषय है। पशुपालन सिंचाई राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि आयकर, गैस, शराब, मनोरंजन, ये सब सारी चीजें जो है राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। और कुछ पॉइंट है देख लेते हैं। मनोरंजन हो गया, भू राजस्व या लगान हो गया, विद्युत पर कर हो गया, पथ कर जो टोल टैक्स है, प्रति व्यक्ति कर और विलासिता की वस्तुओं पर जो कर हैं, ये सब राज्य सूची के विषय में आते हैं। अर्थात इस पे केवल और केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तीसरा जो सूची है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों, हमने भी बताया कि केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। यदि केंद्र और राज्य में दोनों में मतभेद हो जाता है तो जो केंद्र के जो पॉलिसी होंगे या जो कानून होंगे वही लागू होंगे। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत देखते हैं दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और समवर्ती सूची में कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, ये सारी चीजें जो हैं आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। बाट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, ये सब जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और आता है विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण, ये सारी चीजें जो हैं किसके अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। कुछ फैक्ट दिया हुआ देख लेते हैं कि वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि संघ सूची के कितने विषय हैं। पहले कम थे, 97 थे, इस समय 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत, और समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय शामिल किए गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए आप लोग जरूर इसे देखिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि ये फास्ट रिवीजन है, आपके एग्जाम से पहले पहले कवर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से देखते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। उद्देशिका की परिभाषा देख लेते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये पॉइंट वर्ड ध्यान रखिएगा आप लोग, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख अर्थात 26 नवंबर 1949 मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये उद्देशिका की परिभाषा है, इसको जरूर रट लीजिएगा, ये सबको याद होना चाहिए। क्योंकि यहाँ एक 26 नवंबर क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं, इसलिए इसे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगली जो थर्ड वाला लेक्चर था उसमें बताया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना जो है वह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो ये तो इसकी प्रस्तावना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है
कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में कोई भी संशोधन किया जा सकता है। यानी ये पॉइंट आपको बहुत याद रखना है, संविधान का जो संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, ये भी पिछली वीडियो में पॉइंट आया था, संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु ये मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ये केस जो एक था वह केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पूछ लेता है केशवानंद भारतीवाद कब जो है किस साल की घटना है, तो 1973, या 1973 में कौन सा बात जो है इससे संबंधित है मूल ढांचे के उल्लंघन करने से, तो केशवानंद भारतीवाद। अब आता है पॉइंट, कह रहा है कि संविधान संबंधी विचार। पॉइंट कह रहा है कि उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री के रूप में कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा इसे कहा है उद्देशिका को, और जो के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को क्या कहा है, राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, और ठाकुरदास ने संविधान की आत्मा, तथा ए.एन. पालकीवाला ने जो है उद्देशिका को क्या कहा है, संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार से संबंधित है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है कि संविधान का हृदय एवं आत्मा का है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा का, तो अनुच्छेद 32, या अनुच्छेद 32 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे जो है संविधान का क्या वक्तव्य किया है, तो संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है किसको, उद्देशिका को। आगे पॉइंट है कि सर अर्नेस्ट वॉकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। पंथ निरपेक्ष का सही भाव जो है वो कह रहा है कि भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है उद्देशिका में जो शामिल है वो क्या क्या शामिल है, ध्यान रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय के तत्व ये संबंधित है कौन, 1917 के रूसी क्रांति से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। ये कहा था S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने। अगला पॉइंट है कि सभी व्यक्ति पूर्णतया और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत क्या कहलाता है, एक सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। अब ये क्या है कि हम भारत के लोग शब्दों से ही संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह किसके अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। यानी उद्देशिका में जो संशोधन किया गया वो किस संशोधन में किस संविधान संशोधन के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कहाँ है, तो उसका विस्तार है मूल अधिकारों में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। आगे हम लोग इस अध्याय का डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। अगला पॉइंट है समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा शामिल किए गए। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हम क्या जोड़ा गया, समाजवादी को जोड़ा गया, अखंडता को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया। ये तीनों वर्ड ध्यान रखिएगा, ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। अगला पॉइंट कह रहा है कि उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की, तो उद्देशिका को जो राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा दी है वह के.एम. मुंशी ने दी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है।
प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया? अब वाद जो केस पूछ रहा है वह केस ये है कि बेरूबारी संघ मामले में, ये 1960 का मामला था और उसमें प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था। अगला पॉइंट है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? सर अल्लाद कृष्णाम स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान जो है संविधान हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अनुच्छेद 113 में कि भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होंगे? एक तो पहला पॉइंट राज्यों के राज्य क्षेत्र जो कि संघ राज्य क्षेत्र, और अगला पॉइंट है कि ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। तीन चीजें हैं, राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ शासित राज्यों के क्षेत्र और ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। यानी ये तीन पॉइंटें हैं जो कि अनुच्छेद 113 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किए जाएंगे। अगला पॉइंट है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो प्राप्त है संसद को। संसद जो है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को शामिल करने का अधिकार जो प्राप्त है वो संसद को प्राप्त है। अगला पॉइंट है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी शामिल है, अर्थात दिल्ली। अगला पॉइंट है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम जो है 20 सीटें आरक्षित हैं। अगला पॉइंट है कि 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया था। तो जम्मू कश्मीर का विभाजन जो है 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। कौन कौन? एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा जो है लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। नेक्स्ट पॉइंट, आगे इसी संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद हैं, इनको देखते हैं। विषय वस्तु, अनुच्छेद 1 में संघ के क्षेत्र का नाम है। अनुच्छेद 2 में नए राज्य के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना करना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन करना। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 4 में है अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची पूरक, अनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। अगला पॉइंट है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, का गठन किस वर्ष किया गया? तो फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया भाषाई राज्य के आधार पर। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो जब 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ था उस समय 14 राज्य थे और 6 संघ शासित प्रदेश थे। अगला पॉइंट है, सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया? सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो 36वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था और 1975 में इसको राज्य का दर्जा मिला था। और कभी कभी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा मिला? तो 36वां संविधान संशोधन के तहत। और किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो 1975 में। ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था।
ध्यान रखिएगा कि जूनागढ़ रियासत को जो है जनमत संग्रह के तहत और हैदराबाद रियासत को सैन्य बल कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के जो शासक थे वो हरि सिंह थे, ने पाकिस्तानी सेना एवं काबलियत के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में शामिल किया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पहले के विशेष राज्यों का राज्य का दर्जा, राज्य और वर्ष। असम को विशेष राज्य का दर्जा 1969 में मिला, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मेघालय को 1972 में विशेष राज्य का दर्जा, सिक्किम को 1975-76 में, अरुणाचल प्रदेश को 1986-87 में, नागालैंड को 1969 में, मणिपुर को 1972 में और त्रिपुरा को 1972 में, मिजोरम को 1986-87 में विशेष राज्य का दर्जा मिला। बस एक लास्ट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी और जिलों की संख्या। केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। पहला है अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर और इसमें 3 जिले हैं। अंडमान निकोबार में 3 जिले हैं। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, इसमें 1 जिला है। दादर नगर हवेली, दमन और दीव, पहले ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे और बाद में इसे दोनों को एक में शामिल कर लिया गया और इसकी जो राजधानी बनाई गई वो दमन को बनाएगी और दादर नगर हवेली तथा दमन दीव में 3 जिले हैं। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली और 11 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती, 1 जिला इसके अंतर्गत आता है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है, इसके अंतर्गत 4 जिले शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर 8 जम्मू और इसमें 22 जिलों को शामिल किया गया है। और एक लद्दाख है, लद्दाख की राजधानी लेह है, इसमें 2 जिले को शामिल किया गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत ही एथेंटिक बुक से आप लोगों को जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बहुत ही एथेंटिक बुक है। और दूसरी चीज़ ये है कि 1 लाइनर है, जल्दी कवर हो जाएगा। तो देखने के लिए धन्यवाद और इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।